स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और हालांकि ये क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। अब जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, 5 अगस्त से आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। प्रिपरेशन आई होप सो कि आप लोग बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे हो। देखो ज़ोरों शोरों से क्या, अगर आप पर डे का 3 से 4 घंटा भी दे रहे हो ना अपनी स्टडी को ठीक तरीके से और ठीक मायने से, डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, है ना। आपकी प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से करेंगी। तो कोशिश करो, अभी आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, अभी आप स्मार्ट वर्क पे फोकस करो। अब स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो? स्मार्ट वर्क आपको करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी आंसर राइटिंग पे, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना, एग्जामिनर को नहीं पता हु आर यू, कौन हो आप, बट एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि आंसर राइटिंग है मेरे पास। और जो आप आंसर प्रिपेयर करोगे ना, जिस तरीके से अपने आंसर को लिखोगे, एग्जामिनर उसके बेस पे आपको जज करेगा, ठीक। और आप अगर अभी तक आपने हमारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट जा कर के प्लेलिस्ट चेक करके जाओ और अपनी स्ट्रेटजी की वीडियो देखो आप। और जिस तरीके से वहाँ पे बताया गया है अपनी स्ट्रेटजी कैसी अपनानी है आपको, उसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। आई होप सो आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो वो, अगर आपने देखी है तो, और आप उसी तरीके से अपने ऊपर काम भी कर रहे होंगे। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट कर सकते हो, दिखा कैसे सकते हो आंसर राइटिंग बेहतरीन तरीके करने की। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि भारतीय राजनीति के अध्ययन में मार्क्सवादी और गांधीवादी उपागम की तुलना करनी है। अब देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने अगर पिछले यूनिट्स हमने वीडियो देख रखी है तो उसमें देखा होगा, उस वीडियो में बेसिकली हमने क्वेश्चंस पे बात की थी। इसमें मैं आपको एक आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी कि आप अपनी आंसर राइटिंग को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो बहुत आसान तरीक़ों से, क्योंकि एग्जामिनर आपके आंसर राइटिंग से ही आपको जज करेगा, ठीक। तो आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना है कि मैंने अपने आंसर्स को कैसे प्रिपेयर किया है। मार्क्सवादी और गांधीवादी उपागम की क्या करनी है, मुझे तुलना करनी है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको पहली बार में समझ आ रहा फिर भी आपको दोबारा पढ़ना है। अब देखो, मार्क्सवादी और गांधीवादी उपागम की तुलना करनी है। सबसे पहले मार्क्सवाद के बारे में मैंने बताना शुरू किया। मार्क्सवाद विचारधारा से अभिप्राय उस विचारधारा से है जो कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई, जहाँ उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य और राजनीति को समाज के लिए अच्छा बताया गया, महत्वपूर्ण बताया गया है। तो वहीं मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा राज्य को विवाद का एक मुद्दा बनाती है, ठीक। ये हमने बेसिकली भूमिका बना दी। अब उसके बाद मार्क्सवाद को हम कुछ निम्नलिखित तथ्यों द्वारा विस्तार से समझ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यह मार्क्सवाद लिख लेना आप, ठीक है। यहाँ मार्क्सवाद, बेसिकली यहाँ पर ध्यान दो कि अपनी आंसर राइटिंग को प्रेजेंट कैसे करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर आप कितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? स्वामित्व वाले और मजदूर वाले। ये सब हमने पहली यूनिट में पढ़ रखा आराम से, ठीक। ये आप मोटा मोटी बता दोगे। फिर उसके बाद मार्क्सवाद सिद्धांत के लक्षण बताने शुरू करोगे, जैसे उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। ये वर्ग संघर्ष पर जोर देता है। अब वर्ग संघर्ष क्या होता है, इसके बारे में 4 से 5 लाइन डिफाइन कर दो, ठीक। वर्ग विहीन समाज के बारे में बात करता है, तो इसके बारे में आप 4 से 5 लाइन डिफाइन करना शुरू कर दो। 4 से 5 लाइन आप इसके बारे में बताओ। मजदूरों की तानाशाही पे ये जोर देता है। अब मजदूरों की तानाशाही क्या होती है, इसके बारे में आप 4 से 5 लाइन डिफाइन कर दो। क्रांति का सिद्धांत अपनाता है। अब क्रांति का सिद्धांत कैसे है, इसके बारे में आप बताना शुरू कर दो। 5 से 6 लाइन आप बताओ, आराम से आपकी आंसर राइटिंग प्रेजेंट होगी। तो बस ये बताया आपने मार्क्सवाद को लेकर के। अब अगली विचारधारा कौन सी थी? गांधीवाद। अब गांधीवाद को बताओ, गांधीवाद को बताना शुरू करो कि गांधीवाद क्या था। गांधीवाद भी आराम से आप बता सकते हो। गांधीवाद से अभिप्राय उन विचारधारा से है जो महात्मा गांधी द्वारा दी गई। भूमिका बना दी आपने, इस तरीके से भूमिका बन गई आपकी। अब गांधीवादी सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति चाहते थे, ठीक है। फिर उसको थोड़ा बहुत बताओ कि गांधीवादी सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति किस तरीके से चाहते थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे, पंचायती राज व्यवस्था कायम करना चाहते थे, स्थानीय स्तर पर सरकार होनी चाहिए, स्वराज की पूर्ण स्थापना चाहते थे। गांधी ने सरकार को राज्य की बढ़ती शक्ति का एक खतरा बताया, ठीक। व्यक्तिवाद पर बल देते थे। सरकार का जनता की नागरिकों के अधिकारों पर न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। गांधीवाद जो थे स्वराज की स्थापना पर बल देते थे। तो इस तरीके से आपने मार्क्सवाद भी बता दिया और गांधीवाद भी बता दिया, कितने आसान तरीक़ों से, ठीक। और एग्जामिनर आपको ये नहीं देखा कि आपने लिखा कितना है, ये देखेगा कि आपने लिखा क्या है, ठीक। जितना अच्छा बेहतरीन तरीके से आप लिखोगे, अपनी आंसर राइटिंग को जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना, और जितनी अच्छा
एग्जामिनर को पढ़ने में सुविधा होगी उतना आराम से इंप्रेशन देगा और उतने आराम से वो मार्क्स जो है आपको दे देगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग करना मुश्किल नहीं है, बट आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप गांधीवाद भी हो गया, मार्क्सवाद भी हो गया, इसी में आपके 1 से 1.5 पन्ने फिल हो जाएंगे। बस 15 नंबर आपके हाथ में, फ्री के नंबर है। अब देखो, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आई हूँ। पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, सेकंड सेमेस्टर वालों का। देखो 75 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें अटैम्प्ट कितने करने होते हैं? 4 ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास यूनिट कितने हैं? 8 यूनिट है, मैंने पहले ही बताया था। 8 में से आपको पेपर में अटैम्प्ट कितने करने हैं? 4। तो आपको 8 यूनिट पे फोकस नहीं करना है। आप कोशिश करो ना कि 8 में से 4 ही यूनिट में सिलेक्ट करके उन 4 पे बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से तैयारी करूँ, क्योंकि अटैम्प्ट तो आपको 4 ही करने हैं। तो क्यों मुझे फालतू का टाइम वेस्ट करना है बाकी के 4 को और कवर करके? कोई भी 4 आप ले लो, चाहे कोई से भी 8 में से कोई भी 4 आप ले लो, क्योंकि हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर यूनिट से आएगा और हर एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल लिखा होता है अटेम्प्ट एनी फॉर ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो आराम से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखा आपके लिए। भारतीय राजनीति में मार्क्सवाद और गांधीवादी उपागम की क्या करनी है? तुलना करनी है। हमने डिस्कस कर लिया कैसे इसको प्रेजेंट करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया अभी। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बतानी है। भूमिका किसकी बनाओगे? भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की भूमिका बताना शुरू कर दो कि भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है, कब लागू हुआ। 5 से 6 लाइन भारतीय संविधान के बारे में बताओगे। फिर लिखोगे कि भारत के संविधान में कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर धीरे धीरे करके एक एक विशेषता के बारे में लिखोगे कि लिखित संविधान है ना, संसदीय न्यायपालिका, एक एक करके सारे डिफाइंड कर दोगे। आपको ऑलरेडी सारे आंसर्स पता है। थर्ड क्वेश्चन आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। क्या आप इस आकलन से सहमत है कि भारतीय संसद की भूमिका में विगत काल में गिरावट आई? देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया। यहाँ बेसिकली जो न्यायालय है ना, उसमें आपकी आलोचना करनी है कि वर्तमान समय में किस तरीके से इनकी कार्य शक्ति या कार्य क्षेत्र पर सीमा लगी गई है। ये आप कर सकते हो। न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? जनहित याचिका, इसको हम कहते हैं। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जनहित याचिका। और जनहित याचिका क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था यूनिट 5 वाले चैप्टर में कि जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका ये होती है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई भी उसका मौलिक अधिकार या कोई भी उसका अधिकार उसका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, कोई भी उल्लंघन हुआ है, तो प्रभावित व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोर्ट में अपील करना ही जनहित याचिका होती है। जनहित है ना, इसके नाम से ही क्लियर। देखो जनहित यानी जन के हित में, लोगों के हित में। ठीक है, तो लोगों द्वारा प्रभावित व्यक्ति के द्वारा अपील ना करके किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोर्ट में अगर अपील दी जाती है तो उसको जनहित याचिका कहते हैं। तो न्यायिक सक्रियता के विशेष संदर्भ में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका है ना, उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ये कर दोगे आप। भूमिका किसकी बनाओगे? न्यायिक सक्रियता की। सर्वोच्च न्यायालय में इसकी भूमिका कैसे? देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो आप। सबसे पहले उसने बोला न्यायिक सक्रियता, फिर उसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ती भूमिका के बारे में बोला, फिर बोला कि आलोचना करनी, यानी कि 3 टाइप से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो बहुत आसान तरीक़ों से। न्यायिक सक्रियता बताओ आप भूमिका के रूप में, फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका कैसे बढ़ रही है ये बताओ, अब उस बढ़ती भूमिका के साथ उसकी आलोचना कैसे की जा रही है ये भी बताओ। आराम से बता दोगे आप, बहुत ईजी है। ये 4th यूनिट के क्वेश्चन है आपके। ये देखो 4th यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका 5th यूनिट से आ गया। यूनिट 5 से आया। भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की विवेचना करनी है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख चुनौतियाँ क्या? अब यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताओ शुरू करो। बहुत आसान से बताया था यूनिट 5 में। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जा करके देख लो आप। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर लिख दोगे आप कि संविधान में कौन सा आर्टिकल लिया गया है। 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, है ना, 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ये क्या है? उसका संवैधानिक विशेषता में लिख दोगे। फिर भारतीय संविधान की चुनौतियों के बारे में लिखो कि वोट बैंक की राजनीति अपनाई जाती है, लोगों द्वारा अपील नहीं है, पश्चिमी मॉडल पर है, एक पूर्ण मॉडल नहीं है। इस तरीके से आप डिफाइन करना शुरू कर दो। देखो 7th क्वेश्चन कैसे आता है आपका। नई आर्थिक नीति के विभिन्न चरणों का विशेष उल्लेख करते हुए भारत के विकास पथ का आलोचनात्मक क्या करना है? मूल्यांकन करना है। भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी? 1991 में अपनाई थी। कौन सी? एलपीजी की, है ना। तो एलपीजी की जब उसने नीति अपनाई तो भारत के जिस तरीके से टाइम बढ़ता गया, विकास होता गया, तो वर्तमान समय में किस तरीके से ये भारत को एक आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप डिफाइन कर दोगे।
अब देखो 8th क्वेश्चन आपको कैसे आता है, एक लास्ट क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आता है, इनमें से कोई भी 2 आपको डिफाइंड करना है। अब कोई भी आप 2 कर सकते हो, बहुत आना है। मेरे टाइम पे सबसे फेवरेट क्वेश्चन मेरा ही था ये। भारतीय राजनीति का उदारवादी उपागम लिखोगे आप, ये बता सकते हो। अगर आपको किसान आंदोलन आता है तो इसके बारे में 5 से 6 लाइन बताना शुरू कर दो। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बारे में आप बताओ, ठीक है, इसके बारे में आप बताओ कि नए नए दल कैसे हैं, एनडीए की सरकार कैसे बनी, ये जो भी है इस तरीके से आप बताओ। भारत में शक्ति संरचना और प्रजासत्ता के बारे में आप 5 से 6 लाइन बताना शुरू कर दो। जो भी आपको पता है ना नॉलेजेबल तरीके से बताओ तो आराम से वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो ये था आप लोगों का एक सैम्पल पेपर जो मैंने आपको ऑल ओवर डिस्कस कर दिया है। पूरे 8 के 8 क्वेश्चन बिल्कुल पैटर्न के साथ। पेपर आपका 75 नंबर का आता है सेकेंड सेमेस्टर वाले का स्टूडेंट। और टाइमिंग कितने की होती है, 3 घंटे की ये टाइमिंग होती है, जो कि बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिल रही है हमारे चैनल से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, एक चीज़ मुझे आप अभी कमेंट करके ये बताओ कि वर्तमान समय में जो आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मुझे आप ये बताओ कि वर्तमान समय में जो बीजेपी की सरकार है वो कौन सी सरकार है। इनकी जो दलीय है वो एक दलीय है, बहुदलीय है, ये कौन सी सरकार है। अगर वो एक गठबंधन की सरकार है तो कौन कौन सी पार्टी इसके अंदर मिली हुई है, ठीक। जो एनडीए की सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, उसमें अंदर कौन कौन सी पार्टी मिली हुई है, ये आप मुझे अभी कमेंट करके बताओ फटाफट। और उसके अलावा आप मुझे एक चीज़ और बताओ कि वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितने आर्टिकल, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, ये तीनों ही चीज़ आप मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताओ, तभी पता चलेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो आप, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए हम हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं और एग्ज़ाम तक आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। बस आपको स्ट्रेटजी अपनी वही रखनी है जो हम बता रहे हैं। तो फ्री स्टडी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में नई स्ट्रेटजी, नई क्वेश्चंस के साथ।